श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, एक बार फिर से स्टूडियो में आपके सम्मुख हूं। आप जानते हैं मैं तब स्टूडियो में आता हूं जब हमारे पास स्टूडियो में कोई ऐसी शख्सियत आती है जो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच डॉक्टर झाम, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सी विशेषताएं रखते हैं। मैं और मनीषा सूद हमारे साथ रेडियो में बहुत प्रोग्राम्स में पहले भी जुड़ी रही हैं, तो मैं मनीषा को एज ए होस्ट मानते हुए हम डॉक्टर झाम का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि डॉक्टर झाम ने अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर गंभीर। डॉक्टर झाम, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में स्वयं बताएं, क्योंकि आपकी विशेषताएं इतनी हैं कि शायद मेरे कहने में मैं चूक जाऊं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने बारे में डिटेल में हमारे श्रोताओं को बताएं, ताकि उनको ये बात मालूम हो कि किस लर्नेड डॉक्टर की वो सारी बातें सुन रहे हैं। जी डॉक्टर। नमस्कार, थैंक यू। मैं डॉक्टर डीके झाम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी डीएम कार्डियोलॉजी, जो एमडी मेडिसिन करने के बाद में करी जाती है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से 1995 में किया था। तो अब मुझे 27 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। और वहाँ से पास करने के बाद मैं 12 साल स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में रहा। उसके बाद मैंने वसंत कुंज में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में कार्डियोलॉजी सेटअप शुरू किया और 10 साल उनके साथ रहा। बहुत ही अच्छा एक डिपार्टमेंट वो बन गया है और आज भी वहाँ पे तरह तरह की हार्ट के इलाज के लिए सर्विसेज हो रही हैं। इसके बाद मैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में, यहाँ 14 साल पहले मैंने अपना काम शुरू किया और एज अ कार्डियोलॉजी डायरेक्टर वहाँ कार्डियक सर्विसेज, जिसमें कि नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी, एकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, होल्टर, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, जिसमें कि ओपीडी का सारा काम देखा जाता है, और आईपीडी, इंडोर पेशेंट्स। फिर हमने कैथ लैब स्टार्ट करी और कैथ लैब में हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेरिफेरल केसेस, कैरोटिड आर्टरी की, गर्दन की आर्टरी के केसेस, पेसमेकर्स, डिवाइसेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और तरह तरह के ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं। ये सारा करके और अब मैंने 2 महीने पहले ही सनार हॉस्पिटल गोल्फ कोर्स रोड पे अपनी एक नई शुरुआत करी है और यहाँ पे ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, जिसमें कि हम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेशेंट्स दोनों ही देखते हैं और इन सब प्रक्रिया का ये सब इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपसे 2 बात जानना चाहता हूँ। आपने जिक्र किया कि आप एस्कॉट्स हॉस्पिटल में भी रहे। ये एस्कॉट्स हॉस्पिटल जो है ये दिल्ली का है या फरीदाबाद वाला? बिल्कुल ठीक सवाल। मैं उस समय जब मैंने ये शुरुआत करी थी अपनी जी, तो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली दिल्ली वाला जो फ्रेंड्स कॉलोनी में है, यस, जो बाद में फिर फोर्टिस हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, यस, तो उसी में ही था जी। एक डॉक्टर साहब, जिस हॉस्पिटल में एट प्रेजेंट आप काम कर रहे हैं, जो उसका नाम पहले कुछ और हॉस्पिटल था?
उस जगह पे जी एक दूसरे नाम से हॉस्पिटल था जी, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि इसी हॉस्पिटल का वो दूसरा नाम या Right. ऑलकेमिस्ट वो था, Yes. क्योंकि वो पूरी तरीके से पुल डाउन करके हाँ. और एक नई बिल्डिंग वहाँ पे बनी है Okay. जो कि एक नए ग्रुप ने बनाई है। ओके ओके, तो एक नए तौर तरीके से ये नई शुरुआत है, जी जी, नई जर्नी है। नहीं, perfectly all right. The purpose was this, that let our listeners should come to know that now that hospital is known with the new name, and earlier it was known as Alchemist Hospital. That was the बिल्कुल ठीक है। yeah. और अभी इस समय शायद सनार इंटरनेशनल हॉस्पिटल इतना जानकार नाम नहीं हुआ, जी। पर धीरे धीरे क्योंकि वहाँ सारी अच्छी सर्विसेज हैं, Yes. जिसमें कि कार्डियोलॉजी, जी। कार्डियक सर्जरी, कार्डियक सर्जन भी हमारा MCH फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सही है, Okay. और न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रिक सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, Right. इसके अलावा जो मेडिसिन, सर्जरी, स्किन, ऑप्थेल्मोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, Right. ये सभी हैं वहाँ पे। Okay. Dr. Sab, normally nowadays the trend of very big hospital are there. I would like to know that apart from being a specialist in the hospital, are there any philanthropist work which is being done specially by you? Yes, absolutely right, Dr. Kabir. I'm very much interested in educating people. Okay. And because of this, 5 years ago, I started a paramedical training institute. Right. And Where is it? this is on Sona Road in Ponsi. Okay. Okay. It's about 14 kilometers from Rajiv Chowk. Okay. And it's on the main road. Okay. It's called Damdama Road. Okay. As one turns towards Damdama Road in Ponsi, Right. this is about a kilometer from there. Okay. A very fine built institute. Okay. और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने बड़ा लगन से जी। क्लासरूम्स Right. बनाए हैं, कक्षा Okay. बच्चों को पढ़ाने के लिए खुली Okay. जगह है, Okay. और 8 क्लासरूम्स हैं। Okay. मेरे पास 6 लैब्स हैं, Okay. जिसमें कि फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ पे होता है। और इसमें हम 10वीं पास स्टूडेंट्स को डिप्लोमा कोर्स 2 साल का कराते हैं, Okay. और ये यूनिवर्सिटी से एक्रेडिटेटेड होता है, जिससे कि वो बच्चे फिर 2 साल के बाद चाहें तो गवर्नमेंट की भी किसी नौकरी में भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स में भी उनको लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस असिस्टेंट, डायटीशियन असिस्टेंट, इनके लिए। Is it co-ed or it is only for girls? No, this is co-ed because इसमें दोनों Lab तरह में, के, हाँ। लड़के भी लड़कियां भी आजकल नंबर बढ़ रहा है, वो भी Yeah. सामने आ रही हैं पढ़ने के लिए। Yeah. और ये 10वीं पास बच्चों के अलावा 12वीं पास बच्चों के लिए हम 3 ईयर डिग्री कोर्सेज करते हैं, Okay. जिनकी साइंस बैकग्राउंड होती है, Okay. तो इनको ये एलिजिबल हो जाते हैं 3 ईयर डिग्री कोर्स के लिए, और ये फिर हम यूनिवर्सिटी से ही कराते हैं। Right. तो यूनिवर्सिटी डिग्री मिलती है, हम अपना कोई अलग से अपने नाम से नहीं देते, बट हम ट्रेनिंग। Dr. Sab, with which university it is being affiliated? एट द प्रेजेंट टाइम स्टैटिक्स यूनिवर्सिटी के साथ हम कर रहे हैं ये, और मेरी पूरी कोशिश है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जिनकी सेंट्रल जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, yeah. जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये कॉलेज आता है, Yes. उनके साथ भी मेरा एक एफिलिएशन हो जाए। Yes. तो इसके लिए मैंने प्रक्रिया सारी शुरू कर दी। Dr. Sab, just by the way, Dr. Dinesh
who had been recently appointed as Vice Chancellor. He happens to know me very well right from Faridabad days. You know, when he came, we recorded his interview as well. A very dynamic person, and he's always helpful for such new ventures. You know. और मनीषा जी, आप तो इस बात से एग्री करेंगे कि अब तक जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स रहे हैं उनमें नर्सिंग स्टाफ आमतौर पर साउथ से आता रहा, और ये मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट शुरू किया है जहाँ हम लोकल एरिया के कैंडिडेट्स को जो है प्रमोट कर पाएंगे, उनको जॉब दे पाएंगे। और वैसे भी हरियाणा सरकार चाहती है कि हम सन्स ऑफ द सॉइल को जो है वो बढ़ावा दें, उनको आगे बढ़ाएं। तो डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी सीट्स आर सैंक्शन्ड फॉर योर दिस इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर गंभीर, आपका सवाल बिल्कुल जायज है जी। अभी जो पैरामेडिकल कोर्सेज हम कर रहे हैं जी जी, ये क्योंकि हरियाणा में एक पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है जी, जो डिक्टेट करती है कि कितनी सीट्स किस कॉलेज को किस प्रकार की और कौन से सब्जेक्ट्स में दी जाए। ओके। इसी कारण ये एक ओपन फील्ड है जिसमें कि नंबर ऑफ सीट्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। हाँ, यस। और उम्मीद है कि साल या 2 साल में, जैसे कि हमें बताया जाता है हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो पंचकुला में है, कि एक काउंसिल बन जाएगी। राइट। और उसके बनने के बाद, फॉर्मेशन ऑफ अ काउंसिल के बाद, उनके कंट्रोल में रहेगा। और जो अच्छे कॉलेजेस हैं, मुझे उम्मीद है जैसे कि हमारा है, बड़ा खुला और बड़े चाव से वहाँ पे हम ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो इन सब को वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ सीट्स के साथ ही कंटिन्यूएशन के लिए एक प्रोफॉर्मा भी मिल जाएगा। ओके। और अभी इस समय कोर्सेज हम यूनिवर्सिटीज से ही लेके सारे पढ़ाते हैं, पर बाद में ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और आपने डॉक्टर दिनेश कुमार की बात करी, तो मैं उनसे उन्हीं के पास अपनी एप्लीकेशन डाल भी रहा हूँ। राइट। स्टेट यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को ये भी बताने का आप कष्ट करें कि अगर कोई बच्चा एडमिशन के लिए आना चाहता है तो आपका सेशन कब से शुरू होने जा रहा है या हो चुका है, और आपके यहाँ अप्रोच करने का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। तो अप्रैल के महीने से लेके अगस्त के महीने तक ये एडमिशन्स होते हैं। राइट। और मई के महीने में एग्जाम्स खत्म होके जब रिजल्ट आ जाता है जी, 10वीं और 12वीं का बोर्ड का एग्जाम, चाहे हरियाणा स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या NIOS से जो बच्चे पास होके आते हैं, तो उसके बाद ये लोग एडमिशन लेते हैं। और हम शुरू में ये क्लासेस जो होती हैं वो रिपीट करते रहते हैं ताकि बच्चों को इसका कुछ आभास न हो अगर वो महीना 2 महीना लेट ज्वाइन करते हैं। और अगस्त के महीने के बाद में UPSC की भी कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस हैं कि वो भी यूनिवर्सिटीज को बोलती हैं कि ये डेडलाइन है, इसके पहले सब बच्चों का नाम और डिटेल हमारे पास पहुंच जाना चाहिए जो भर्ती पात्र होते हैं। तो तब तक ये कोर्स एडमिशंस चलते रहते हैं। मैट्रिक और 12th पास स्टूडेंट्स टू हैव सम क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स और डिवीजन, और एनीबडी हु हैज क्लियर्ड मैट्रिक और 12th कैन कम एंड एंटर इन दिस कोर्स। जी, जो मैट्रिक क्लियर तो कोई भी बच्चे आ सकते हैं। These are 2-year डिप्लोमा कोर्सेज। 12th पास में फिर जो साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं जिनकी की PCB या PCM बैकग्राउंड होती है, तो उनको हम 3-year डिग्री कोर्सेज में लेते हैं जी। और उनके अगर पास्ड आउट स्टूडेंट्स भी होते हैं तो वो भी हम भर्ती करते हैं। एक
छोटा सा हम एप्टीट्यूड टेस्ट कर लेते हैं। Right. और इन सब बच्चों को हमने देखा है कि शुरू में बिल्कुल ह्यूमन बॉडी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी और ह्यूमन पैथोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, लेकिन हमने देखा है कि अब बच्चे जब से ये कोविड पैंडेमिक होने के बाद में उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है कि हमें आगे आना चाहिए और कोई ना कोई हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई प्रोफेशनल कोर्स जिससे कि एक आगे उनको नौकरी भी मिल जाती है इसके बाद करना चाहिए। तो वो अपने आप ही पूरा प्रयास करते हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चे आ रहे हैं और इसके बाद वो सारा कुछ एफर्ट्स के साथ सीख जाते हैं। और मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए बड़े एक्सपीरियंस्ड टीचर्स रखे हैं जिनको भी 15 से 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अश्विनी हैं, उनकी यूट्यूब पे एनाटॉमी को पढ़ाते हुए इस उनके नाम से ही बहुत सारी कैंडिडेट्स आने को तैयार हो। हाँ, और यूट्यूब पे उनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी। डॉक्टर जाम, ये भी बताएं कि जैसे जब आप इनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेते हैं एकेडमिकली, डू यू प्रोवाइड देम सम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सम हॉस्पिटल फॉर सम पीरियड? इट्स देयर। यस, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में बताइए। तो उसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। यस। और ओजेटी तो प्रैक्टिकल 3 साल के कोर्स में 6 महीने का हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स रखा हुआ है जी। 2.5 साल का वहाँ पर या 5 सेमेस्टर उसको भी कह सकते हैं, हम वहाँ पे थ्योरी एजुकेशन करते हैं और 1 सेमेस्टर हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए रखा है जी। तो मैंने अपनी तरफ से जो लैब्स हैं, जो प्रयोगशाला जिसे कहते हैं हमारे कॉलेज में जी, वहाँ पे एक लैब मैंने ऐसी बनाई है जो उनको हॉस्पिटल एक्सपोजर दे देती है। ओके। तो मैंने हॉस्पिटल्स से ही पुरानी इन्फ्यूजन पंप्स, कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन, डेंटल मशीन, डेंटल एक्सरे मशीन, फिजियोथेरेपी के सारे इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स वहाँ रखे हुए हैं, जिससे कि इन बच्चों को अपने आप ही पता होता है कि ईसीजी मशीन जब वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो इस प्रकार की होगी। हो सकता है मॉडल और एडवांस मिलेगा उनको, ये अगर थोड़ा पुराना हो गया, पर इस तरह से इलेक्ट्रोड्स लगाने से छाती पे इस जगह पे ये वायर्स को टच करने से या हाथ में, पैर में 4 इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद इस प्रकार बटन दबाया जाता है तो एक ईसीजी रिकॉर्ड आता है, फिर उसको प्रिंट आउट किया जाता है। इस प्रकार से एक्सरे करा जाता है। तो ये चीज़ों की जानकारी उनको जाने से पहले ही हो जाती है। बाकी फिर 6 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग इन नर्सिंग होम्स, क्योंकि अब मेरे को खुद को 40 साल हो गए हैं जी। मेडिकल लाइन में प्रैक्टिस करते हुए जी। तो आई एम obliged, lot of people feel and I am obliged to them कि they help me out with students for taking up for on job training in nursing homes and hospitals. डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इस इशू को वाइंड अप करें, मैं आपसे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे एस्कॉर्ट्स 40s में जाने का इत्तेफाक हुआ था। आई गॉट माई हार्ट सर्जरी डन देयर, एंड as and when somebody used to ask me what is your experience, तो डॉक्टर साहब, आई थिंक यू विल स्टैंड एज ए विटनेस कि जितना नर्सिंग स्टाफ वहां का ऑपरेटिव है, दे आर सो सिंपैथेटिक एंड सो सेंसिटिव। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई नेवर फेल्ट द पेन ऑफ सर्जरी having their empathy and their sympathies with me.
सो मैं आपसे, क्योंकि आप सर्वा सर्वे हैं अपने इंस्टीट्यूट के और आप हरियाणा के लोगों को भी रिक्रूट करने जा रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा कोई कोच, ऐसा ट्रेनर जरूर रखें जो इन नर्सेस को ये भी समझाएं, ह्यूमन टच, यस, दे हैव टू बी सेंसिटिव फॉर द पेशेंट्स, बिकॉज डॉक्टर साहब यू विल एक्सक्यूज मी, हमारे हरियाणा वाले लोगों की जो लैंग्वेज है वो बड़ी खड़ी लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो कहते हैं खारी है, थोड़ी सी खारी है, खड़ी है, खारी है, भारी है। किसी लीडर से पूछा किसी ने कि उसने पूछा भाई कैसे आए, हाँ। कहने लगा सर घोड़ा मांगने आया हूं। तो नेता ने जवाब दिया कि भाई यूं तो है नहीं, हाँ। और वो तो तने दूं नहीं। तो यहाँ जो लोग हैं वो जो है ना खाम खई भाषा के आधार पर दूसरे को ऑफेंड कर लेते हैं। इसलिए मेरी आपसे बड़ी सिंसियर सजेशन है कि जरा यहाँ के जो नर्स स्टाफ रहेगा, पर्टिकुलरली इस एरिया से हमारे से, उनकी लैंग्वेज, उनकी सेंसिटिविटी को आप जितना शार्पन कर सकें वो बेहतर है। बिल्कुल, जिसको कि फाइन स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जैक्टली। और थोड़ा बहुत अंग्रेजी का भी टच देना। Yes. A little bit endeavor and an effort Exactly. to teach them basics of English, Yeah. so that they can speak a few words and Exactly. maybe a few मतलब sentences. that should be the part of the mannerism. जी, Which and moral building, character yeah, building. yeah. हम प्लस कंप्यूटर में थोड़ा सा टच हो जाए, Okay. एजुकेशन हो जाए, so they know how to feed in data Okay. once they reach the hospital, जैसा कर। और डॉक्टर गंभीर, आज नर्सेस डे है, लॉरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे है, और आज से अच्छा दिन को ही कह सकता है जब आप नर्सेस का उनका प्रेज कर रहे हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, एंड दिस इज वेरी नाइस टू हियर दिस। डॉक्टर साहब, अभी मुझे मनीषा जी ऑफिस में जिक्र कर रहे थे कि आपने नूह में भी, जो हमारे यहाँ का काफी बैकवर्ड एरिया माना जाता है, पार्ट ऑफ मेवात, वहाँ भी आपने फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क करने के लिए कुछ आपने अपना व्यवस्था बनाई? जी, उधर भी मैंने एक नर्सिंग होम में, जिसमें कि 2 फ्लोर्स हैं, तो वहाँ पे नर्सिंग होम चल रहा है, और एक फ्लोर पे एजुकेशन के लिए इट्स अ कंप्लीट फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट, जिसमें कि हम टीचर्स यहाँ से भेजते हैं, हमारा पौंसी के कॉलेज से सुबह सुबह गाड़ी में, शाम को वो वापस आ जाते हैं। एक फुल टाइम टीचर एंड एक मेडिकल असिस्टेंट जो वहाँ पे नर्सिंग होम में काम कर रहा है, वो इनको पढ़ाता है। और इसके अलावा कोई बच्चों से चार्ज नहीं ले रहे हैं, और मेनली गर्ल चिल्ड्रन में देख रहा हूँ, वो वहाँ पे अगर हमारे पिछले महीने में 15 एडमिशन्स हुए होंगे, तो उनमें से 12 या 13 लड़कियां हैं। और ये वो हैं जो मेवात की उन फैमिलीज की जो अभी तक इतना खुले नहीं हैं कि लड़कियों को बहुत दूर पढ़ाई या सिखाई के लिए भेजा जाए, तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ भेजने में। और एक क्लास केबिन बनाए, एवरीथिंग इज ओपन, और क्लासरूम है जिसमें बोर्ड है, और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक एजुकेशन हो रही है। And I would also like to add here that Dr. Jham has also taken the initiative to set up and organize medical camps for the coming months, which are going to be very helpful for local residents, looking for, they don't have to come this far into the city, उनको शहर में इतनी दूर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, they can get very good advice and help right at the time. So जब वो medical camp announce होंगे, then maybe we can announce it on radio. If you would like to come in and most welcome, most welcome. डॉक्टर साहब, किस तरह के मेडिकल कैंप्स लगाना चाहेंगे? ये जो मेडिकल कैंप है, इनका मुझको सबसे पहले एक्सपोजर 25 साल पहले जब मैं स्कॉट्स हॉस्पिटल में होता था जी, और इन कैंप्स के लिए जाता था जी, तो वहीं से हुआ, और वही एक्सपीरियंस आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें हम जो भी
पेशेंट्स कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो भी यहाँ पे पीपल आते हैं, यस, पार्टिसिपेंट्स जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जी, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि मरीज हो, वो खाली अपना हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं, मरीज भी हो सकते हैं, तो उनका हम नाम पता लिखने के बाद एक बॉडी वेट लेते हैं, यस, हाइट लेते हैं, राइट, तो उससे हमें BMI बॉडी मास इंडेक्स पता पड़ जाता है। ओके, और यही BMI अगर 25 और 30 के बीच में, तो हम उनको वार्न कर देते हैं, देखिए आप ओवरवेट हैं, राइट, मेक एन एफर्ट इन डाइट एंड एक्सरसाइज टू लूज वेट, राइट। और अगर 30 के ऊपर है तो हो सकता है कोई दवाई या कोई और बीमारी का भी जानकारी पता करी जाए और उसका इलाज करा जाए जी। इसके बाद इनका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, ओके, तो पता पड़ जाता है कि ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल रेंज में है, ओके, बॉर्डर लाइन है ओके, या हाई है। बॉर्डर लाइन है तो फिर उनको डाइटरी, एक्सरसाइज, इस तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एडवाइस दिया जाता है। राइट, हाई है तो फिर गोली या दवाई भी ठीक है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका ECG होता है, ओके, तो एक बेसलाइन ECG देखने से ये पता पड़ जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि कुछ ज्यादा खराबी है या नहीं है। राइट, नॉर्मल ECG का जरूरी नहीं है कि मतलब है कि सब हार्ट में नॉर्मल हो, लेकिन एबनॉर्मल ECG जरूर बता देती है कि ठीक नहीं है, राइट, वार्निंग देने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद फिर उनका एक फिजिकल एग्जामिनेशन बाय अ फिजिशियन या MBBS डॉक्टर वहाँ पे, या फिर और कोई हिस्ट्री टेकिंग में पता पड़ जाता है कि कोई दवाई या उनकी कोई पुरानी कोई प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली अगर उनको फ्यूचर में कोई अल्ट्रासाउंड, एकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, हार्ट या नॉन हार्ट रिलेटेड कोई भी और टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन कराना है तो वो एडवाइस करा जाता है। ये सब खत्म होने के बाद में फिर जो बेसिक दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड शुगर की जो आम दवाइयाँ बड़ी कॉमनली यूज होती हैं, उनका हम वहाँ पे सैंपल रखते हैं, जिससे कि 10 दिन या 15 दिन के लिए वो दवाई का सैंपल देके फिर उनको बताया जाता है कि आप इस बीच में जब ठीक फील करो, इस दवाई से अच्छा फील करो, तो फिर इस प्रिस्क्रिप्शन से और आप ले लीजिए या आप अपने डॉक्टर से फॉलो करें। ठीक है, तो डॉक्टर साहब और कुछ आप बात करना चाहेंगे? यस, यस, आई थिंक श्रोताओं, मैं समझता हूं कि डॉक्टर जहाम ने बहुत विस्तार से अपनी सारी बात को हमारे सम्मुख स्पष्ट किया है, और आपको किसी तरीके की भी कोई क्वेरी आपको जाननी हो, आप कृपया हमारे माध्यम से या आप डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं निशा जी आपसे गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब का नंबर आप बता दें, ताकि हमारे श्रोता अगर कोई क्वारी जैसे एडमिशन से भी रिलेटेड कोई बात जानना चाहते हैं तो वो किसको संपर्क करें, क्या करें, थोड़ा उसके बारे में आप बता दीजिए। एडमिशन के लिए संपर्क अगर करना चाहें तो देयर इज अ वेबसाइट which we can let Mr. Dr. Gambhir know, and he can post it on Facebook as well as on YouTube. And any queries you may have regarding education, they can be directed on the email which is given on the website. Okay. As for you have any specific queries, please post them on Facebook. As for doctor, मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरी लाइफ तो एक खुली किताब की तरह है, तो इसमें कोई वो नहीं। मैं जरूर फेसबुक पे भी मेरे बारे में और मेरा नंबर होगा। पहले जब मैं पारस हॉस्पिटल में था तब भी सब जगह नंबर्स और हॉस्पिटल की हर प्रिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर था। अभी भी कोई मेरे 15 से 20 हजार पेशेंट्स के जो भी अगर डेटा एक्सचेंज करते हैं या कोई हम SMS भेजते हैं या कोई डिटेल, तो भी मेरा नंबर जाता है। तो मैं अपना नंबर, वैसे भी मेरा नंबर है 9958 226633। ओके, इजी टू रिमेंबर। नंबर भी बिल्कुल रिलेटिवली सिंपल है। और मैं अब सनार इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो गोल्फ कोर्स रोड पे हूँ, आई एम अवेलेबल देयर डेली 9 to 5।
1 घंटा टाइम आज जरूर मैं बाहर निकाल के we are really thankful to you for sparing this time. और मैं समझता हूँ हमारे सुनने वालों को बहुत अधिक लाभ होगा आपकी इस जानकारी से, और आने वाले समय में जब भी कोई कैंप भी आप लगाएंगे, मैं समझता हूँ हमें बहुत सी प्रॉपर सूचना मिलती रहेगी और हम आपसे रूबरू होते हैं। और अंत में I am extremely thankful to you that you visited our studio and enlightened our listeners. और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि समय समय पर आप हमारे स्टूडियो में आते रहें। रादर मनीषा जी से तो विशेष तौर पर हम, क्योंकि रेडियो से ये संबंधित हैं, हम इनके माध्यम से भी आपसे गुजारिश किया करेंगे और इस तरह का सिलसिला हमारा आपके साथ चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद एनलाइटन भी फील कर रहा हूँ, और आपके स्टूडियो में जिस तरह से ये ब्राइट कलर्स और ये आपका जो म्यूजिक के रिलेटेड ये सब जो मैं देख रहा हूँ, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, इससे बड़ा प्रभावित हूँ। जी जी, Thank you, Mr. Gambhir. Thank you. Dr. Jham. It's been wonderful. Thank you for having us. Yeah.